चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 76, ठीक है। और उत्तराखंड का सेक्शन नंबर फर्स्ट सेक्शन कौन सा हो जाएगा ये? सेकंड। अब सेकंड हो गया ना। अब उत्तराखंड जो है पार्ट सेकंड में आएगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए। बाकी ऑफलाइन वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑनलाइन वालों के लिए पार्ट 2 है और पार्ट 1 में आपका क्या हो चुका है, जीएस और हिंदी डिस्कस हो चुका है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम उत्तराखंड के। ग्रास एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, या जिसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीईपी, यानी क्या कहते हैं, जीईपी में समाहित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, सकल पर्यावरण उत्पाद कहा जाता है हिंदी में, ठीक। इसमें जो चीज शामिल नहीं किया जाता है तो वो चीज कौन सी, आपकी घास। घास को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, राइट। देखो, जो जीईपी जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो जीईपी के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, एक तो जल है ही, ठीक है। दूसरा देखो वन है ही। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मिट्टी। तीसरी चीज कौन सी हो जाएगी, मिट्टी। और चौथी चीज कौन सी है, तो चौथी चीज है हमारे पास कौन सी, वायु। तो ध्यान रखना, जीईपी में इन 4 चीजों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जल, वन, मिट्टी और वायु। अब यहाँ पे एक बात हमें ये समझनी है कि भाई ये जीईपी क्या है, सकल पर्यावरण उत्पाद क्या है। आज तक तो हमने ये तो सुना था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, या जिसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी भी कहा जाता है। अब ऐसे ही राज्य सरकार ने क्या सोचा कि जिस तरीके से हम अपने उत्तराखंड में क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु पे, है ना, कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी सर्विसेज हो रहे हैं, जिस तरीके से हम इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारे जो भी क्या है पर्यावरणीय उत्पाद है, ठीक है। जैसे हमारे पर्यावरण उत्पाद क्या है, जल है, मिट्टी है, वायु है, वन है, ठीक है। तो ये भी तो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब इनको भी क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि हम ये देख पाए कि भाई हम जो है कितना जल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जल में क्या हो सकता है, क्योंकि जल आदमी पीता है, जल दूषित नहीं होना चाहिए। और अगर दूषित जल लोग पी रहे हैं तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हानि होगा या कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अगर फॉरेस्ट कट रहे हैं तो इससे भी क्या होगा, एक पर्यावरणीय नुकसान होगा। तो इसलिए हमें समय समय पे इनको भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमें जो भी कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को हम क्या कर पाए, ठीक कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए उत्तराखंड ने जीईपी एक नया इंडेक्स क्या किया है, जारी किया है। और जीईपी इंडेक्स जारी करने वाला उत्तराखंड देश का क्या बना है, पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये क्या बना है, देश का पहला राज्य बना है, देश का प्रथम राज्य, देश का क्या बना है, प्रथम राज्य बना है, ठीक है। अब जो ये जीईपी जो इंडेक्स है, इस जीईपी इंडेक्स को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो किसकी थी, वो थी हेस्को की। किसकी थी, हेस्को। और ये हेस्को है किसका, तो हेस्को जो है एक संगठन है, अनिल प्रकाश जोशी, जो कि हमारे क्या है, एक पर्यावरणविद है, ठीक है। हेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो हेस्को की फुल फॉर्म है हिमालयन स्टडीज, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा 1979 में की गई थी, ठीक है, 1979 में की गई थी। वहीं अगर हम जीईपी फॉर्मूला की बात करें, यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, इसके फॉर्मूला की बात करें तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायु में से हम जीईपी घटा देते हैं, ठीक है, प्लस फिर से हमें क्या करना है, जो भी हमारे पिलर है उनमें से जीईपी घटाना है, जीईपी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा आपके पास, वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी, ठीक है, मृदा में से क्या घटाओगे, जीईपी घटाओगे, प्लस उसके बाद अब क्या रहेगा आपका लास्ट वन, और वन में से भी क्या घटाओगे आप, जीईपी रिडक्शन कर दोगे। तो यही आपका जो है जीईपी इंडेक्स का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन
कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है कालनेमी का मुख्य उद्देश्य? तो कालनेमी का मुख्य उद्देश्य है ढोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान और उनकी गिरफ्तारी करना। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ढोंगी लोग आ जाते हैं, है ना, धर्म की चादर ओढ़ देते हैं और वो ओढ़ने पर लोगों से कुछ ना कुछ क्या कर देते, छल कपट करते रहते हैं। अब इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि इससे क्या होती है, धर्म की क्या होती है, बदनामी होती है ना। तो धर्म की बदनामी ना हो या धर्म का कुप्रचार ना हो, है ना, तो इसलिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कालनेमी, जिसमें जो है ढोंगी और पाखंडी जो भी साधु हैं उनकी पहचान करके उनको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में समय समय पर कई सारे क्या चलाए गए, ऑपरेशन चलाए गए। जैसे एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन इस्माइल। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इस्माइल। तो ऑपरेशन इस्माइल किसके लिए चलाया गया था? तो जो भी क्या है, गुमशुदा लोग हैं, तो गुमशुदा लोग की खोज कर करके उनके घरों को, ठीक है, या उनके घर वालों को वापस देना। ठीक है, ये ऑपरेशन इस्माइल का क्या था, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति गुमशुदा हो रखा है, अगर उसके घर वालों को वो व्यक्ति मिल जाता है तो इस्माइल आएगी ना, खुशी तो होगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इस्माइल हो गया। इसके अलावा आपका एक है ऑपरेशन प्रहार। कौन सा है? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार आजकल जो है साइबर ठगी बहुत ज्यादा हो रही है ना, लोगों को ठगाया जा रहा है। आपने कई बार आजकल सुना भी होगा, डिजिटल अरेस्ट नाम का एक शब्दावली भी सुनी होगी आपको, है ना, अखबारों में डेली पढ़ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के कारण जो है इस व्यक्ति से इतने लाख ठगे गए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्या हो रहे हैं, साइबर ठग हो रहे हैं या ठगी हो रही है, इनको भेद करने के लिए या इनको खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। ठीक है, तो किसके लिए चलाया गया? साइबर ठगी के लिए, साइबर ठग के लिए। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर बात करें, एक है आपका ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किस लिए चलाया गया? ऑपरेशन मर्यादा, तो देखो ऑपरेशन मर्यादा जो है धार्मिक स्थल, क्योंकि देखो हमारा उत्तराखंड के एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहाँ पे क्या है, हजारों क्या है मंदिर है, 4 धाम है, इसके अलावा बड़ी बड़े क्या है मंदिर हैं, कई सारी यात्राएं होती हैं। तो इसलिए जो है, जो भी आपके मंदिर के आसपास या जो भी पर्यटन स्थल है, यहाँ पे लोग नशा या हुड़दंग ना मचाए, तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, तो धार्मिक स्थल पर, धार्मिक स्थलों पर देखो हुड़दंग या नशा करने वाले लोगों के खिलाफ जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा एक है आपके पास ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन नवजीवन, और ऑपरेशन नवजीवन जो है ये किस लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन नवजीवन जो है नशे के खिलाफ स्कूल और कॉलेजों में, ठीक है, नशे के खिलाफ स्कूल और कॉलेजों में, नशे के खिलाफ कहां पर? स्कूल और कॉलेजों में। ठीक है, कॉलेजों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया। ठीक है, नशे की सबसे ज्यादा मार आप जैसे देख सकते हैं कॉलेजों में, एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहां पे बच्चे क्या हो रहे हैं, नशे से बर्बाद हो रहे हैं। तो इसीलिए स्कूल और कॉलेजों में नशे के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नवजीवन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन कोहिनूर। ऑपरेशन कोहिनूर, और जो ऑपरेशन कोहिनूर है यह किस लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन कोहिनूर जो है वो मादक पदार्थों की, ठीक है, मादक पदार्थों के विरोध, ठीक है, मादक पदार्थों को रोकने के लिए ऑपरेशन कोहिनूर चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन जो ग्रीन हंट है, जो हमारे राज्य में जंगलों का जो अवैध कटान हो रहा है, जंगलों की अवैध कटान को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन मुक्ति आपने कई बार देखे होंगे कि बच्चे जो है सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाने के लिए, है ना, तो ऑपरेशन क्या चलाया गया? मुक्ति चलाया गया, और एक नारा भी दिया गया, भिक्षा नहीं क्या, शिक्षा दो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो भिक्षावृत्ति के खिलाफ जो है
ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया। तो ये हमारे उत्तराखंड में। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, ऑपरेशन पिंक, ठीक है, कई बार जो है महिलाओं के साथ, ठीक है, छेड़खानी के क्या आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, छेड़खानी के केसेस आ जाते हैं। तो इन्हीं छेड़खानी को रोकने के लिए, ठीक है, महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए जो है ऑपरेशन पिंक चलाया गया। ठीक, तो देखो समय समय पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है, और इनमें कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। बाकी देखो पुराने कई सारे ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन सूर्य हो, तो केदारनाथ तो क्या बोलते हैं, आपदा के दौरान यह ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू एंजल, जब पिथौरागढ़ के मालपा में क्या आया था, भूस्खलन हुआ था, ठीक है, तो उस दौरान ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑपरेशन जिंदगी कहां चलाया गया था, सिलक्यारा सुरंग में, जब 41 मजदूर फंसे थे उत्तरकाशी में, तो ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ये कहां चलाया गया था, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट नैनीताल के जंगलों में, ठीक है, जब आग लगी थी तो आग को बुझाने के लिए, ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। ठीक है, तो ये कई सारे ऑपरेशन आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिया है। तो हाल में ही पौड़ी की जिलाधिकारी है कौन, स्वाति भदौरिया बोलते हैं इनको। ठीक है, मोहनचट्टी में यहाँ पे क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। ठीक है, अब जब ये इन्होंने इस मंदिर का दौरा किया तो इन्होंने क्या कहा, इस मंदिर क्या है, मतलब ये क्या है आपके मेडिकल टाइप का है। ठीक है, मेडिकल क्या है, आपका हॉस्पिटल है। ठीक, तो इसको हाल में ही इन्होंने मिनी आयुर्वेदिक विलेज घोषित करने की क्या करी, घोषणा करी। अब क्या होगा, मिनी आयुर्वेद विलेज घोषणा करने से होगा क्या, कि वहां पे कई प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कई सारे क्या आ जाएंगे, आधुनिक मशीनें आएंगी, कई सारे क्या आएंगे, आप चिकित्सक आएंगे, तो इससे क्या होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनावों की बात करें तो प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं कब, 14 फरवरी 2002 को। 14 फरवरी 2002 में उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और जब विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें तय की गई थी, 70 विधानसभा सीटें, जिसमें से एक 70 तो आपकी वो होंगी जो डायरेक्ट चुन के आएंगे, और एक क्या होगा आपका मनोनीत विधायक होगा, कौन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने होंगे आपके, 71। जब चुनाव हुआ 14 फरवरी 2002 को, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन निकल के आई, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को जो कुल सदस्य मिले या कुल जो सीटें जीती वो कितनी जीते, 36 सीटें जीती। और आपको पता है 70 का आधा होता है 35, और 35 में जब एक और सीट मिल जाती है यानी कि 36, तो 36 सीटें मिलने पे ही क्या बनती है, किसी भी पार्टी की अपनी सरकार बन जाती है। तो यानी कि कांग्रेस को क्या मिल गया, यहाँ पे पर्याप्त बहुमत मिल गया, तो इसलिए 2002 में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। वहीं बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, बीजेपी को मिलती हैं 19 सीटें। वहीं बीएसपी की बात करें तो क्योंकि देखो पहला चुनाव है तो इसलिए सभी का याद रखेंगे, बीएसपी को लगभग कितनी सीटें मिलती हैं, 7 सीटें मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद यूकेडी को कितनी सीटें मिलती हैं, यूकेडी को 4 सीटें मिलती हैं। ठीक है, वहीं राकपा, ठीक है, इसको मिलती है 1 सीटें, और वहीं निर्दलीय को कितनी मिलती है, तो निर्दलीय को मिलती है आपकी कितनी सीटें, 3 सीटें। तो ये था आपका पहली विधानसभा के परिणाम। ठीक, और बाकी एक आपका क्या बनता है, एंग्लो इंडियन। और ये एंग्लो इंडियन कौन था, ठीक है, जिसको मनोनीत किया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, वैलेंटाइन गार्डनर। उसका नाम क्या था, वैलेंटाइन गार्डनर, वैलेंटाइन गार्डनर। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखोगे। इसके अलावा देखो विधानसभा के बारे में कई बार बता चुका हूं, तो जब विधानसभा की पहली बैठक होती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए होता है, कि स्पीकर चाहिए होता है। तो इस प्रकार पहली विधानसभा का जो अध्यक्ष बना या बनाया गया कौन थे, तो उनका नाम था क्या, पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वही भूल गया मैं। ऐसे होता है पेपर में, सबसे आसान प्रश्न है ना,
जीवन का सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन यही यही क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब वहां पे मान लो आपके पास ऑप्शन है प्रकाश पंत भी, यशपाल आर्य भी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये आपके कौन है, यशपाल आर्य हो जाएंगे। दोनों में किसी एक व्यक्ति को याद रख लो, या तो अंतरिम वाले को याद रख लो, या तो पहले निर्वाचित वालों को याद, दोनों को याद रखोगे तो गड़बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, चलिए तो पहले विधानसभा अध्यक्ष बनते हमारे कौन, यशपाल आर्य जी बनते हैं। ठीक है, कौन बनते हैं, यशपाल आर्य बनते हैं। और अभी वर्तमान में भी यशपाल आर्य के पास कोई पोस्ट है, बताओ कौन सी पोस्ट है वर्तमान में भी है? क्या है यशपाल आर्य अभी वर्तमान में, कुछ है या कुछ नहीं है? अभी वर्तमान में भी ये क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष जानते हैं ना, यानी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का जो मेन नेता होता है, जिसको कैबिनेट मंत्री का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। सारी फैसिलिटी वही मिलेंगी उसको जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, एक संवैधानिक पद होता है ये भी। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष है अभी यशपाल आर्य। ठीक है, इस टाइम पे, लेकिन ये पहली विधानसभा में क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा देखो विधानसभा के बारे में कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई नया स्टेट बनेगा तो संविधान में व्यवस्था है कि स्टेट को चलाने के लिए या स्टेट में नियम कानून बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए जो है ये क्या होगा, विधानमंडल होगा, है ना। और ये किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 168 में दे रखा है। किसमें, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 169 में क्या दे रखा है, तो ये आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि किसी भी स्टेट में संसद जो है विधान परिषद को बना भी सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। और वहीं अनुच्छेद 170 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, विधानसभा के बारे में। वहीं 171 की बात करें तो अनुच्छेद 171 में जो आपकी विधान परिषद होती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसकी संरचना की बात की गई, यानी कि इसकी संरचना कैसे होती। वहीं 172 की बात करें तो 172 में जो आपके विधानमंडल के सदस्य होंगे, ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होगा, यानी कि अवधि क्या होगी। तो अवधि कितनी होती है, जनरली 5 साल होती है। 173 की बात करें तो 173 में, ठीक है, विधानमंडल के, ठीक है, सदस्य बनने की क्या है, योग्यता के बारे में डिस्कस किया गया है। योग्यता के बारे में क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। वहीं 174 की बात करें तो 174 में, ठीक है, विधानसभा का जो सत्र है या 17, ठीक है, सत्र हो गया या 17वासन हो गया, या उसका अगर विघटन करना है 17वासन हो गया, या उसका क्या करना है, विघटन करना है, तो इसके बारे में 174 में दे रखा है। और अगर 175 की बात करें तो 175 में क्या दिया गया है कि 175 में यह दिया गया है कि राज्यपाल जो है, ठीक है, विधानमंडल के किसी भी सदन को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। ठीक है, संबोधित कर सकता है। और वही 176 की बात करें तो 176 किससे संबंधित है, यह है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से। ठीक है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण का मतलब क्या हुआ, विशेष अभिभाषण का मतलब होता है कि जब भी नई विधानसभा होगी तो नई विधानसभा को सबसे पहले राज्यपाल क्या करेंगे, अपना स्पीच देंगे, या साल की विधानसभा की जो पहली बैठक होगी उसको राज्यपाल क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, विशेष अभिभाषण कहा जाता है। वही 177 की बात करें, अनुच्छेद 177, तो जो हमारे क्या होते हैं, राज्य में जो मंत्री होते हैं एवं जो आपका क्या होता है, एजीआई होता है। एजीआई मतलब अटॉर्नी है, अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं, एजीआई नहीं, एजी बोलेंगे, है ना। जो राज्य का, राज्य सरकार का जो मुख्य क्या होता है, वकील होता है, उसको क्या बोलते हैं, एजी बोलते हैं। एजी मतलब एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो मंत्री और एडवोकेट जनरल के क्या अधिकार से संबंधित है कि इनके जो है विधानमंडल में अर्थात विधानसभा या विधान परिषद में क्या अधिकार होंगे। ठीक है, इससे संबंधित 177 हो जाएगा। और वहीं अगर 178 की बात करें तो 178 किससे संबंधित है, ये कई बार बता चुका और बार बार प्रश्न भी दिया है मैंने इससे संबंधित। 178 विधानसभा में क्या होगा, अरे विधानमंडल में क्या होगा, एक अध्यक्ष भी तो होगा, यही जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की बात 178 में की गई है। और वहीं 198 की बात करें तो ये आपका धन विधेयक से संबंधित, ठीक है, धन विधेयक से संबंधित हो जाएगा राज्य सरकार में, ठीक है, विधानसभा में धन विधेयक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, तो ये विधानसभा से संबंधित हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक। चल अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से देखो, वर्ष 2006 के परिसीमन के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधानसभा सीटें विलोपित की गई थी, ठीक है। तो देखो हमारे राज्य का जो पहला परिसीमन होता है कब हुआ था, पहला परिसीमन, फर्स्ट जो परिसीमन होता है, पहला परिसीमन बताओ कब हुआ, तो ये हुआ था 5 नवंबर कब, 2001 में। इसी के द्वारा उत्तराखंड में 70 सीटें फिक्स की गई थी ना। फिर उसके बाद परिसीमन किया गया कब, 2006 में। और जब 2006 में परिसीमन किया गया तो ये देखा गया कि भाई पहाड़ों की जनसंख्या तो बहुत कम है ना, और पहाड़ के लोग ही कहाँ रहे, मैदानों की तरफ आ रहे हैं। तो पहाड़ों से जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम होगी और मैदानों में क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसीलिए जो है मैदानों में विधानसभा की ज्यादा सीटों की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसीलिए क्या की गई, पहाड़ों की 6 सीटों को क्या किया गया, समाप्त किया गया, और वहीं मैदानों में 6 सीटें क्या की गई, जोड़ी गई। अब पहाड़ में जो 6 सीटें खत्म की गई, उन 6 सीटों में सबसे पहले ध्यान रखना, गढ़वाल से धुमाकोट और थलीसैंण, ये आपकी दोनों सीटें कहां से थी, पौड़ी गढ़वाल से थी। बागेश्वर से कांडा, इस सीट को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया, यानी कि विलोपित किया गया। अल्मोड़ा से किस सीट को, भिकियासैंण से। देहरादून से रायपुर नहीं, है ना, तो ये वाली बात गलत हो जाएगा, बल्कि रायपुर सीट को जोड़ा गया था, पहले रायपुर सीट नहीं हुआ करती थी, इसको जोड़ा गया था। तो यानी कि यहाँ पे देहरादून से रायपुर सीट को विलोपित नहीं किया गया था, तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 1, 2, 3 आपके सही होनी चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 4 सीटें तो ये होगी, पौड़ी गढ़वाल से धुमाकोट और थलीसैंण, बागेश्वर से कांडा और अल्मोड़ा से भिकियासैंण। इसके अलावा जो 2 सीटें और जिनको क्या किया गया, समाप्त किया गया, एक सीट आपकी चमोली से कौन सी थी, चमोली से एक सीट हुआ करती थी नंदप्रयाग, इस सीट को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया। और वहीं पिथौरागढ़ की एक सीट थी जिसका नाम क्या था, कनाली छीना, इस सीट को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इन 6 सीटों को 2006 के परिसीमन में क्या किया गया, समाप्त किया गया। वहीं अगर बात करें तो अगर 6 सीटें समाप्त की गई तो फिर मैदान में 6 सीटें क्या की गई, जोड़ी गई। अब जो ये 6 सीटें थी, तो देखो ये 6 सीटें कौन कौन सी जिनको जोड़ा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 सीटें आपकी उधम सिंह नगर में, एक आपकी कौन सी, नानकमत्ता, एक सीट आपकी नानकमत्ता होगी, और दूसरी सीट आपकी कौन सी थी, किच्छा। तो उधम सिंह नगर में 2 सीटों को क्या किया गया, जोड़ा गया। वहीं हरिद्वार में भी बात करें तो हरिद्वार में भी 2 सीटों को जोड़ा गया, एक आपका हरिद्वार ग्रामीण, एक सीट आपकी ये जोड़ी गई, और दूसरी कौन सी, भेल, ठीक है। तो ये दोनों सीटें आपकी कहां पे हो जाएगी, हरिद्वार में हो जाएगा। उसके अलावा एक सीट आपकी जो है नैनीताल में जोड़ी गई, और इस सीट का नाम क्या था, लाल कुआं, तो ये आपकी नैनीताल हो जाएगा। और वहीं लास्ट सीट की बात करें तो एक सीट आपकी देहरादून में जोड़ाई गई, और इस सीट का नाम क्या था, रायपुर सीट, और ये कहां पे हो जाएगा, आपका देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 पहाड़ी सीटों को काट करके 6 मैदानी सीटों को क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है जी। चलिए जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो देखो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना की बात करें तो ये सभी को पता है, पंचायती जब भी चुनाव होते हैं तो आप जनरली जो है 3 स्तर पे वोट करते होंगे। एक तो अपने गांव स्तर पे आप वोट देते होंगे, जो भी आपके गांव का प्रधान वगैरह उठे हुए। दूसरी वोट आपकी किसको जाती होगी, जो आपके वहां पे क्षेत्र पंचायत होता होगा। तीसरा वोट आपका किसको जाता होगा, जो आपके यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य होता है। तो इसका मतलब हमारे उत्तराखंड में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, लागू है, ठीक है। और इसको किस तरीके से किया गया है डिवीजन, तो एक गांव स्तर पे तो एक ग्राम पंचायत हो जाएगा, दूसरा जो है खंड स्तर पे किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और तीसरा आपका जिला स्तर पे तो ये जिला पंचायत हो जाएगी, है ना।
तो इसके हिसाब से देखे, देखो ग्राम हो जाएगा, खंड हो जाएगा, और आपका जिला स्तर पे स्थानीय त्रिस्तरीय हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। बाकी देखो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, तो आज मैं इस पे क्या नहीं करूंगा, कोई चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न। उत्तराखंड में प्रचलित परंपरागत पाखुला वस्त्र परिधानों में कथन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने। देखो सबसे पहले यह उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है। यह कंबल की तरह होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है ना, एक मोटा कंबल की तरह होता है। ठीक है, और दूसरा खास तौर पर सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाओं द्वारा इसे पहना जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपके दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऐसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पुरुषों का परिधान कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं दोखा। क्या बोलते हैं? दोखा। तो वो भी क्या होता है, मोटा ऊन का कपड़ा होता है, बिना बाह का होता है और लंबा सा होता है, यहां से लेकर और नीचे घुटनों तक होता है ना। ठीक है, ऊन का कपड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न। लामण गीत निम्नलिखित में से है। लामण गीत कैसे होते हैं? तो ये आपके प्रणय या प्रेम प्रधान गीत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बात करें तो चूरा गीत में कई बार बता चुका आपको, तो ये हमारे उत्तराखंड में एक प्रकार की क्या है, उपदेशात्मक गीत है। कैसे गीत हैं? उपदेशात्मक गीत। अब इन उपदेशात्मक गीतों में क्या होते हैं कि जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं, वो अपने जो युवा भेड़ चरवाहे हैं उनको क्या देते हैं, सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है, चलो ऐसे उपदेशात्मक गीतों में दूसरा गीत कौन सा होता है, पट गीत। ये भी आपकी क्या होते हैं, उपदेशात्मक गीत होते हैं। झुमेलों की बात करें तो देखो झुमेले को भी क्या है, एक प्रकार का प्रेम प्रधान गीत है, मायके के प्रति अगाध प्रेम दिखाता है गीत। इसके अलावा झुमेलों की बात करें तो महिलाएं जो है या तो ससुराल में या अपने मायके में झूम झूम के क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, और नवविवाहित महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वहीं खुदेड़ गीत की बात करें तो खुदेड़ गीत कहाँ पे गाए जाते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं, और ये भी लगभग आपकी नवविवाहित महिलाओं के द्वारा ये गीत जो है अपने मायके की याद में गाए जाते हैं। ठीक है, बाकी गीत हमारे पास कई प्रकार के हैं। न्योली गीत एक प्रकार का वन गीत है। हुड़किया बोल, ठीक है, कुमाऊं के भूटांतिक क्षेत्रों में गाए जाते हैं कृषि कार्य करते समय। ठीक है, उसके अलावा चैती पसारा जो है नववर्ष आने पर, ठीक है, ढोल वादकों के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से गीत हैं, थड़िया गीत। थड़िया गीत में क्या होते हैं, जो पुराने आपकी क्या है, जो पुराने वीर पुरुष हुए हैं उनके गीतें जो है गढ़वाल की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी छोपती गीत आपका रवाई जौनपुर क्षेत्र में छोपती हो जाएगा। सैना गीत दिवाली के अवसर पे जौनसार क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई गीत छोटे हैं, बहुत सारे गीत हैं तो है ना। ठीक है, तो कई बार करा चुका हूं, तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है, कहां पर स्थित है, बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये आपका माणा गांव में हो जाएगा। ध्यान रखना, हर वर्ष वामन द्वादशी को भगवान विष्णु या भगवान नारायण जो है अपनी माता को मिलने माणा गांव जाते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चलो जी ये कौन सा था, 31 29, चलो हो जाएगा ये भी ठीक। थोड़ा सा ये हट ही रखेंगे। चलो जी 29 प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है, 30 और 31 मिस हो गए ना यहां से। चलो इसको कर लेते हैं ठीक थोड़ा सा। चलो जी 31वें प्रश्न पे आ जाओ। गमैया पद्धति का संबंध, 31वां था, 30वां ना। चलो जी देखो ये थारो जनजाति से संबंधित हमारा ये प्रश्न है। तो देखो थारो जनजाति की बात करें, अच्छा क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है, चलिए जी अब प्रश्न आ जाते हैं हम, थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहा जाता है। देखो थारू जनजाति जब वनों में आखेट करती है, आखेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है आखेट का मतलब है, क्या करना, घूमना, हाँ शिकार करना है ना। आखेट का मतलब क्या है, शिकार करना।
तो यहाँ पे आखेट को क्या कहा जाता है, खाबर कहा जाता है। बाकी अगर मान लो आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पक्की पौड़ी बात कट्टी तो ये तो हमें पता है विवाह से संबंधित बातें हैं, ठीक है। अब थारू जनजाति में देखो, बाकी यहाँ पे पक्की पौड़ी बात कट्टी जैसे जो शब्द हैं ये आपके विवाह से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले थारों में जो विवाह कराने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो क्या करता है, मिलाता है ना, जन्म कुंडली मिलाता है, या जिसके थ्रू दो परिवारों के बीच में बात होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, ठीक है। मध्यस्थता कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मंजपतिया, है ना। आजकल मध्यस्थता बनने में लोग क्या कर रहे हैं, दूरी रख रहे हैं ना। हालांकि आज के हिसाब से, जिस हिसाब से रिश्ते कराना बड़ा डिफिकल्ट है, उस हिसाब से मंजपतिया बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ना। मिल नहीं रहे आजकल, बड़ी मुश्किल से, है ना, कोई नहीं कराना चाह रहा है ना, लेकिन अगर कोई करा रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। चलो जी, तो मंजपतिया यानी कि मध्यस्थता कराने वाला जो व्यक्ति होता है मंजपतिया होता है, ठीक है। जब दोनों में विवाह की बात देखो तय हो जाएगी, ठीक है, विवाह की बात क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी। तो विवाह की बात जब तय हो जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी कहा जाता है। अब जैसे हो गया दोनों के बीच, भाई अब विवाह होगा, है ना, यानी कि रिश्ता हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी, यानी कि विवाह तय। जब विवाह की बात तय हो जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी कहा जाता है। अब विवाह तय हो गया, भाई इन दो लोगों के बीच में विवाह होना है, तो उसके बाद क्या होता है, देखो जन्म कुंडली मिल गई, उसके बाद एक दूसरे को देख लिया, देखने के बाद लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, ठीक है। तब घर वालों को बोले हाँ हाँ हमें पसंद आ गया ना, 5 मिनट में पसंद आ गई, ठीक। अब जैसे 5 मिनट में पसंद आ गई तो उसके बाद अपने घर वाले, तब घर वाले बोले हाँ हाँ हो गया, ठीक है, बातचीत होगी, तो यानी कि बात अब आगे चलेगी, तो इसी को बोलते हैं पक्की पौड़ी। ये होगी विवाह तय हो गया। अब जब विवाह तय हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, है ना। अब देखो, अब वो भी तो लगानी, गारंटी भी तो लगानी है ना, ठीक है। तो जो अंगूठी पहनाई जाती है वो ऐसे नहीं पहनाई जाती, वो है गारंटी। अब हो गया भाई, अब तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा, समस्याएं खड़ी। इतना आसानी होता ना, बल्ले तोड़ने को तोड़ सकते हैं, पर इतना आसानी है ना, ठीक है। एक सामाजिक बंधन आ चुका है, पक्की पौड़ी। तो यानी कि इसके बाद क्या होगी, सगाई। तो सगाई जो रस्म होती है, इसको भूटिया में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, अपना पराया कहा जाता है, अपना पराया कहा जाता है। क्लियर इतनी बात, क्या कहा जाता है, अपना पराया। अब जब सगाई रस्म हो जाएगी, सगाई रस्म के बाद जैसे अपना पराया हो गया, तो उसके बाद एक तिथि निकाली जाएगी, है ना। तिथि ये निकाली जाएगी, शादी किस दिन होना है, ऐसे पंडित जी से एक दिन क्या निकालेंगे आप, दिनांक, डेट निकलवाएंगे। तो जिस दिन ये दिनांक निकालने की जो प्रक्रिया होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, बात कट्टी हो जाती है, यानी कि विवाह की जो तिथि होती है उसी को क्या बोलते हैं, विवाह तिथि निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो रस्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, बात कट्टी। कट्टी हो गई बात, है ना। फिर उसके बाद जनरली जो विवाह होते हैं, इनके विवाह कब होते हैं, माघ के महीने, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फुलौरा दूज भी कहते हैं। माघ के महीने, या इसी को क्या बोला जाता है, फुलौरा दूज में जनरली क्या होते हैं, विवाह होते हैं। उसके बाद जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद महिलाएं एकदम से वही ससुराल में नहीं रहती ना, ठीक है। तो थारों में देखो महिलाओं को बड़ा ध्यान रखा जाता है, यार लड़की ससुराल जा रही है, एकदम कैसे एडजस्ट करेगी वहां, है ना। वहां तो एकदम से उस पर क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा वहां, एकदम से सास बोल रही ये कर वो कर, तो ये हमला ना हो, है ना, या उसको वहां एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए ना, शादी होगी तो शादी से कुछ दिन तक क्या रहती हो, अपने मायके ही रहती है, 2-4 महीने, है ना। और जब 2-4 महीने कुछ दिन थोड़ा सा जाएगी, फिर अपने मायके आ जाएगी। जब 2-4 महीने वो अपने मायके में रहेगी तो उसके बाद जो परमानेंटली अपने ससुराल चली जाती है, तो तब उसी को क्या बोलते हैं, जब परमानेंटली वह अपने ससुराल जाती है तो इसी रस्म को बोलते हैं चाला। क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है, ठीक है, चाला कहा जाता है, ठीक है। इसी रस्म को क्या कहा जाता है, चाला कहा जाता है, ठीक। अब मान लो कुछ साल रहे, 1 साल रहे, 2 साल, अब महिला को पसंद ही नहीं आ रहा, बात बनी नहीं पा रही दोनों में, है ना। तो देखो यहाँ पे वैसे हमारे समाज में क्या है, तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना के बराबर है वैसे, चाहे हमारे धर्म में देखो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अब आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। लेकिन इनके समाज में था। तो यहाँ पे जो तलाक, महिलाओं को तलाक देने का जो अधिकार है, इसी को क्या कहा जाता है, उरारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरारी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो मान लो, ठीक है, कुछ साल रहे और बाद में मान लो कभी पति की मृत्यु होगी, तो अब क्या होगी, महिला विधवा होगी ना,
ठीक है। तो यहाँ पे विधवा विवाह का भी क्या है, प्रचलन है। और विधवा विवाह में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के क्या होते हैं, विवाह होते हैं। एक कौन सा, चुटकटा, और दूसरा कौन सा होता है आपका, उठान विवाह। उठान विवाह तो नॉर्मल होगा कि महिला ने दूसरे पुरुष से शादी करी, उसी के घर चली गई, तो ये उठान विवाह हो गया। लेकिन अगर महिला ने दूसरे पुरुष से शादी करी और वही पुरुष उसी महिला के घर आ गए, तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं, चुटकटा विवाह कहते हैं। और इसी में महिला के ससुर के द्वारा कौन सा भोज दिया जाता है, लठ भरवा भोज दिया जाता है ना। तो देखो थारुओं की विवाह प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न आ जाते हैं, गमया पद्धति का संबंध है, किससे संबंधित है, गमया पद्धति। गमया पद्धति ध्यान रखना, ये व्यापार से संबंधित है। भोटिया जनजाति में पहले जब वह चीन या तिब्बत के साथ क्या करती थी, व्यापार करती थी, तो उस टाइम पे इनके बीच में एक गमया पद्धति हुआ करती थी। गमया पद्धति में होता क्या था कि जैसे मान लो यहाँ का भोटिया आदमी कहाँ गया है, तिब्बत गया है व्यापार करने। अब पहली बात, तिब्बत तो बड़ा दूर है ना, पहले ऐसे कांटेक्ट तो था नहीं कि भाई मेरा नंबर लिख लेना बाद में कॉल करेंगे, बड़ी मुश्किल से यहाँ वहां पे किसी के साथ साझेदारी होती थी। अब बाद में जब अगले साल आएगा तो अगले साल कौन था, किसके साथ पिछले साल व्यापार किया था, पता ही नहीं चलता था ना। तो इसीलिए इस साल जिसके साथ व्यापार हुआ है, अगले साल भी उसी के साथ व्यापार हो, तो एक पत्थर के दो टुकड़े कर लेते थे। एक टुकड़ा भोटिया के पास होगा और दूसरा टुकड़ा किसके पास रहता था, जिस तिब्बती के साथ इन्होंने क्या किया, व्यापार किया है, ताकि अगली बार जब भी मिले तो उस पत्थर को मिलाएंगे तो आपको लग जाएगा हाँ इसी व्यक्ति के साथ मैंने क्या किया था, व्यापार किया था। इसी पद्धति को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, गमैया पद्धति कहा जाता था। तो यह एक प्रकार से क्या होता था, साझेदारी का प्रतीक हुआ करता था, साझेदारी का प्रतीक हुआ करता था, साझेदारी का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही है, तो सबसे पहले देखो 280 किलोमीटर की यह यात्रा 19-20 दिन में पूरी की जाती है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल सही है भाई। यह यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी से होमकुंड तक जाती है, तो दूसरी बात भी सही है। यह यात्रा प्रत्येक 7वें वर्ष नहीं, ये तो 12 वर्ष है। इसमें उत्तराखंड के अलावा देश विदेश के लोग भी शामिल होते हैं ना, जहां जहां के उत्तराखंड के लोग देश विदेश में भी तो होंगे, और कई बार लोग ऐसे देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी आ जाते हैं, तो ये बात भी आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या था, सही नहीं था। लास्ट नंदा राजात यात्रा जो हुई थी ये आपकी 18 अगस्त से कब तक, 6 सितंबर 2014 में हुई थी। और अब जो अगली नंदा राजात यात्रा होने वाली है वो 2026 में होने वाली है। ठीक है, बाकी नंदा राजात यात्रा के बारे में कई बार बता चुका हूं। सितंबर महीना में खतलिंग रुद्रा देवी का संबंध है। सितंबर माह में जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है, यह कहां पे होती है, टिहरी गढ़वाल में होती है। कहां पे होती है, टिहरी गढ़वाल में होती है। इस यात्रा के बारे में खास बात यह भी याद रखना कि जो यह यात्रा है ये कहां से होती है, कहां से कहां तक, घुत्तू से लेकर के, कहां से, घुत्तू से कहां तक, भृगु गंगा के उद्गम स्थान तक, भृगु गंगा के उद्गम स्थल तक जो है यह यात्रा होती है। और इस यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, हरियाली मेला कहां होता है, हरियाली मेला कहां होता है नैनीताल में होता है, सही तो बात है। और हरियाली पोड़ा मेला कहां होता है, तो हरियाली पोड़ा मेला आपका कहां होता है, चमोली के नौटी गांव में होता है। कहां पे होता है, चमोली के नौटी गांव में होता है। तो यानी कि सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, बताओ कौन सा है, हमारे देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, हमारे देश का पहला नेशनल पार्क, या एशिया का ही बता दो कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1936 ईस्वी में हुई। और यह जो है नैनीताल और पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। ठीक, वहीं अगर बात करें राजाजी नेशनल पार्क की, तो ये कब आपका 19 कब हो जाएगा, 36 नहीं 83, 1983 ईस्वी में आपका राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा। देहरादून हरिद्वार क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में।
1982 ईस्वी में ही एक और बना था, कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। ठीक है, इसको भी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। वहीं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना को लेकर के फिक्स नहीं है, तो लेकिन 19 या 1991 हो जाएगा। ठीक है, 1990 या 91 हो जाएगा। और गंगोत्री, एक और छोटा आपका कौन सा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कमेंट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे भाई कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है। ठीक है, बाकी सबको पता है कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। ठीक है, चलो जी, तो ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न आ जाओ। पूर्वी रामगंगा नहर, देखो यहाँ पे आपको नहर को मिलान करना है। ठीक है, संबंधित स्थान से। सबसे पहले पूर्वी रामगंगा नहर की बात करें तो पूर्वी रामगंगा नहर, चलो जी, अगर मान लो पूर्वी रामगंगा नहर नहीं सुना है आपने, नॉर्मल रामगंगा नहर तो सुना ही है ना? तो रामगंगा नहर कहाँ पे? पौड़ी के कालागढ़। तो कहीं सीका 2 है, देखो 2 जगह है तो अभी भी कंफ्यूजन है। शारदा नहर तो सभी ने सुना ही होगा, वहीं से काली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बनबसा चंपावत। तो बी का 4 है कहीं? बी का 4 देखो, इसमें भी। तो देखो आपका सी का 2 और बी का 4 केवल और केवल इसमें है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूर्वी रामगंगा नहर जो होगी वो भीमगोड़ा हरिद्वार में हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी बात लसर नहर की बात करें तो ये कहां हो जाएगी? जखोली में हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो, परियोजना को जिला के साथ आपको मैच करना है, तो सबसे पहले कोटली भेल परियोजना। कोटली भेल परियोजना बताओ, कोटली भेल परियोजना कहाँ है? कोटली भेल परियोजना ये आपका टिहरी जनपद में हो जाएगा, जो कि लगभग 1000 मेगावाट की परियोजना है। लोहारी नागपाला परियोजना तो ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। और लोहारी नागपाला जो परियोजना है ये लगभग आपकी कितनी है? 600 मेगावाट की है। उत्यासु बांध परियोजना आपकी पौड़ी गढ़वाल में है और ये भी लगभग 1000 मेगावाट की है। और वहीं किसाऊ बांध परियोजना की बात करें तो कहां हो जाएगी? देहरादून में, और ये भी लगभग 660 मेगावाट की परियोजना है। तो देखो ए का 2 इधर है, बी का 3 इधर भी है, सी का 4 केवल इसमें है। तो डी इस द आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से लोगों में जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म, देखो भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी है इनमें बताओ? भूकंप से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी फिल्म बनाई गई है? तो ये फिल्म है आपकी कौन सी? डांडी काठी की गोद मां। डांडी काठी की गोद में जो है भूकंप से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। मधुली फिल्म की बात करें तो देखो यह 2007 में बनाई गई एक फिल्म थी, जो कि हमारे राज्य की पहली फिल्म है जो किस पे बनी? कुली बेगार प्रथा पे आधारित। कुली बेगार प्रथा पे आधारित यह राज्य की क्या है? पहली फिल्म है। वहीं तेरी सौ की बात करें तो यह फिल्म आती है 2003 में। ठीक है, और तेरी सौ फिल्म किस पे आधारित थी? तो यह फिल्म थी पृथक राज्य आंदोलन पे, पहली फिल्म थी। पृथक राज्य आंदोलन पे बनी पहली फिल्म थी, जो कि रामपुर तिराहा कांड की कहानी पे आधारित है। रामपुर तिराहा कांड पे क्या है? आधारित है। घर जमे फिल्म की बात करें तो देखो घर जमे 1986 में आई थी और यह जो है, ठीक है, सर्वाधिक सफल फिल्म है, सर्वाधिक गढ़वाली सफल फिल्म, सर्वाधिक क्या रही है? सफल फिल्म थी। ठीक है, सर्वाधिक सफल फिल्म रही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले में दर्ज किए गए? कौन सा है? नैनीताल। और अभी मैंने बताया था पिछले साल ही जो है नैनीताल में आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ठीक है, इसमें क्या किया गया? जो भी उनका विमान है, नैनीताल या वहां की जो झील है, झील से पूरा एक ड्रम पानी, ड्रम मतलब छोटा वाला बस है ना, 20 लीटर वाला है ना, वो कई 100 लीटरों का होगा ना वो, उसको उठाकर और फिर ऐसे जंगलों में डाल दिया गया।
थोड़ा बहुत तो काबू मिल ही गया था, तो नैनीताल हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरोला घाटी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो पुरोला घाटी को कौन सी नदी का? कमल नदी का वरदान कहा जाता है, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चलो जी। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है? तो देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में मैं आजकल 2-3 बार में दे चुका हूं, इसलिए देता हूं ताकि बार बार ये क्या हो, रिवाइज हो और आपके मन में बस अच्छे से बैठ जाए चीजें, है ना। अब तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है आपका पौरव वंश से संबंधित है। किससे? पौरव वंश से संबंधित है। और पौरव वंश हमारे उत्तराखंड में 6वीं से लेकर 8वीं सदी के बीच में शासन करने वाली क्या रही है? एक वंश रहा है। ठीक है, पौरव वंश के ये जिस राज्य के ये वंश राज कर रहा था उसका नाम क्या था? ब्रह्मपुर। ठीक है, उसका नाम क्या था? ब्रह्मपुर। तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं तालेश्वर ताम्रपत्र लेख की बात करें तो जो तामेश्वर ताम्रपत्र लेख है, ठीक है, इसमें हमें 2 राजाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। एक द्युतिवर्मन, एक कौन सा आपका? एक है द्युतिवर्मन और दूसरा आपका कौन सा है? विष्णुवर्मन सेकंड। विष्णुवर्मन आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हमें पौरव वंशीय कुल 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। इन 5 में से 2 कौन से हैं आपके? द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन। बाकी 3 राजाओं की जानकारी अलग अभिलेखों से मिलती है। और ये 3 राजा कौन कौन से? सबसे पहले ध्यान रखना, पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था आपका विष्णुवर्मन। कौन सा था? विष्णुवर्मन। लेकिन ये वाला नहीं, कौन सा वाला? पहला वाला। पहला था आपका विष्णुवर्मन जो कि इसका संस्थापक भी था। दूसरा आपका कौन सा? वृषवर्मन। कौन सा है? वृषवर्मन। तीसरा आपका कौन सा है? अग्निवर्मन। तीसरा आपका अग्निवर्मन हो जाएगा। चौथा आपका द्युतिवर्मन और 5वां आपका विष्णुवर्मन सेकंड। तो एक क्रम सभी याद रखने आपको, ठीक है, क्रमानुसार। ठीक, तो ये हमारा पौरव वंश हो गया। इसके अलावा ध्यान आपको ये रखना है कि जो इनके कुल देवता हुआ करते थे पौरव वंश के, ठीक है, कुल देवता कौन से थे? वीरणेश्वर। ठीक है, वीरणेश्वर देवता हो जाएंगे। ठीक है, वीरणेश्वर स्वामी, वीरणेश्वर स्वामी इनके कुल देवता थे। और वहीं जो ये उपाधि धारण करते थे, उपाधि कौन सी धारण करते थे ये लोग? हाँ, तो उपाधि धारण करते थे महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परम भट्टारक। परम भट्टारक उपाधि क्या करते थे? धारण करते थे। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर इनके राज्य की बात करें तो देखो, ये जो क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था, ये आपका गंगा नदी से लेकर करनाली नदी के बीच में, गंगा नदी से लेकर के करनाली नदी के बीच में इनका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, जो आपका ये तालेश्वर ताम्र अभिलेख है, इसकी खोज 1915 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में हुई थी। वहीं भाषा की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और वहीं अगर लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है, लेकिन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऐसा कंफ्यूज मत करना कि ब्राह्मी का पाली से कंफ्यूजन मत करना, है ना। जनरली आपको जो पाली भाषा की जो बौद्ध ग्रंथ है वो आपको ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भाषा का प्रयोग संस्कृत किया गया था, लेकिन ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इतनी बात आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें किसके बारे में? वही पौरव वंश के बारे में। और पौरव वंश के इस तालेश्वर ताम्रपत्र में हमें 4 नगरों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कितने नगरों की? 4 नगरों की जानकारी मिलती है। एक है आपका दीपपुरी, एक है आपका दीपपुरी, दूसरा है कार्तिकेयपुर, दूसरा कौन सा है? कार्तिकेयपुर हो जाएगा, दीपपुर हो जाएगा, कार्तिकेयपुर हो जाएगा, त्रैम्बपुर, कौन सा हो जाएगा? त्रैम्बपुर। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट ब्रह्मपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुर हो जाएगा। ठीक, तो देखो, ये पौरव वंश के बारे में क्या रखना आपको? अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया? तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, ठीक है, जो कि कहां पे स्थित है? जगत ग्राम। ठीक है, जगत ग्राम, देहरादून के जगत ग्राम में
बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण जो है किसने करवाया? शीलवर्मन ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? शीलवर्मन ने करवाया। और ऐसा माना जाता है कि इसने वहां पे, ठीक है, यमुना के तट पे, यमुना के तट पे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, अब ये जिस वंश से संबंधित था उस वंश का नाम था युगशैल का गोत्रीय वंश। ठीक है, युगशैल का गोत्रीय वंश, युगशैल का गोत्रीय वंश हो जाएगा, युगशैल का गोत्रीय वंश, जो कि कहां पे था? आपका कालसी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कालसी वाला क्षेत्र। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? कौन था द्वितीय परिवार का संस्थापक? देखो, कार्तिकेयपुर वंश में 3 परिवार हुए हैं। पहले परिवार का संस्थापक था कौन सा? आपका बसंत देव। दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बर देव। और तीसरे परिवार का संस्थापक कौन था? इष्टगण देव। तीसरे परिवार का कौन था? इष्टगण या इच्छर देव? इच्छर देव था। ठीक है, तीसरा परिवार को सलोणादित्य वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? द्वितीय परिवार का निम्बर देव हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की? तो अभी बताया मैंने, सलोणादित्य वंश को ही क्या बोलते हैं हम? तृतीय वंश कहते हैं। और इसकी स्थापना इच्छर देव ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? बताओ, कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? है, अब ये भी गलत किया या अभी भी नहीं आ रहा है? अभी थोड़ी देर पूरा डिटेल डिस्कस किया है हम, हैं? बताओ, अभी तो बताया कौन सा? ब्रह्मपुर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न। निम्न में से किसे पहाड़ी विल्सन कहा जाता है? पहाड़ी विल्सन किसे कहा जाता है? तो पहाड़ी विल्सन कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता है। फ्रेडरिक जो विल्सन थे, वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंग्रेज क्या थे? सैनिक थे। बाद में इन्होंने अंग्रेजों की सेना छोड़ दी थी। और अंग्रेजों की सेना छोड़ने के बाद ये कहाँ आ गए थे? हमारे उत्तराखंड आए। और उत्तराखंड में हर्सिल घाटी में रहने लगे। ठीक है, उसी क्षेत्र में इन्होंने खूब सारे वहां पे पेड़ वगैरह भी लगाए। उसके अलावा ध्यान रखना, जो विल्सन है इसको क्या कहा जाता है? हर्सिल क्षेत्र का राजा, हर्सिल का राजा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हर्सिल का राजा भी कहा जाता है। हर्सिल का राजा भी कहा जाता है किसको? विल्सन को। ठीक है, हर्सिल का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा शिकारी भी बोलते हैं इसको। ठीक, चलो जी, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी एटकिंसन आपको पता ही है, एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिनकी किताब का नाम क्या था? इनकी किताब का नाम क्या था? हिमालयन गजेटियर्स। ठीक है, चलो जी। आलमसरिया काठा कहाँ है? आलमसरिया काठा है, ये भूल गए? आलमसरिया काठा कहाँ है? अरे नैनीताल में है। ठीक, चलो जी। निम्न में से रानी बाग का पुराना नाम क्या है? रानी बाग का पुराना नाम क्या है? चित्रशिला। रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला। रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला है। तो देखो, आप पुराने नाम तो होने चाहिए आपको याद, है ना? आजकल मैं लगातार, है ना, पुराने नाम डाल रहा हूँ ताकि आपका बार बार रिवीजन हो और नए नए नाम आपको पता चलते रहे। एक एक टॉपिक वैसे भी क्लियर होते रहे पेपर के साथ साथ। पुराने नामों की बात करें तो देखो, हमारे पास कई सारे पुराने नाम हैं। जैसे सबसे पहले आप मुझे बताओ, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था? है वीरभद्र, है ना? ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था? वीरभद्र। और क्या बोलते? और क्या बोलते? कुब्जा, कुब्जा मरक कहते हैं, ये भी ऋषिकेश का पुराना नाम। ठीक, इसके अलावा लाखा मंडल, लाखा मंडल की बात करें तो लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है मढ़। पुराना नाम क्या है? मढ़ है। इसके अलावा चौकी घाट, चौकी घाट का पुराना नाम क्या है? कड़माश्रम, जिसको कड़माश्रम बोलते थे ना पहले कोटद्वार के आसपास, उसको अब चौकी घाट बोलते। पुराना नाम क्या था? कड़माश्रम। भरत और शकुंतला की कहानी। ठीक, इसके अलावा टनकपुर, टनकपुर का पुराना नाम क्या था? टनकपुर। वैसे इसका नाम टलकपुर भी था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इसको ग्रष्टिगंज भी कहते हैं, ग्राष्टिगंज। ग्राष्टिगंज इसका क्या था? पुराना नाम था। टनकपुर हो जाएगा। इसके अलावा नानकमत्ता, नानकमत्ता की बात करें तो नानकमत्ता का पुराना नाम क्या था? बक्सी। क्या था? बक्सी था।
नानक मत्ता का पुराना नाम था बक्सी। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर का पुराना नाम पिछले पेपर में बताया मैंने आपको, अग्नि तीर्थ। बागेश्वर का पुराना नाम है अग्नि तीर्थ हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा खटीमा का पुराना नाम, खटीमा का मकरपुर, खटीमा का पुराना नाम क्या है, मकरपुर। ठीक है, प्रतापनगर का है डांगधार। ठीक है, नरेंद्र नगर का, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है ओडाथली, ओडाथली हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम हो जाएगा ओडाथली। और वही अगर टिहरी, टिहरी की बात करें तो टिहरी का पुराना नाम क्या था, टिहरी का है क्या था, धनुष तीर्थ, या इसी को क्या बोलते हैं, गणेश प्रयाग। ठीक, सीरा, सीरा, सीरा किसका पुराना नाम था, डीडी हाट का, है ना। तिकसेन किसका पुराना नाम था, तिकसेन, बताओ तिकसेन किसका पुराना नाम था, है तिकसेन था मुनिशारी का, तिकसेन किसका था, मुनिशारी का पुराना नाम था। तो देखो इतने पुराने नाम हो गए आप, ठीक है, अच्छे से याद रखो भाई। बाकी उत्तरकाशी का नाम सौम्य हाट या बड़ा हाट भी बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, रचना एवं रचनाकारों को, ठीक है, मिलान करना आपको। तो जरा आप रचना और रचनाकारों को मिलान करिए। सबसे पहले हरिदास भट्ट शैलेश की बात करें तो गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। सतीश बलौदी की बात करें औनिंदी वाली कविता है। सुदामा प्रसाद प्रेमी अज्ञाल हो जाएगा। सुरेंद्र भट्ट एकांत सतमंगलिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 3 2 1 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हरिदत्त भट्ट शैलेश के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन्हीं के सम्मान में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड साहित्य दिवस भी मनाया जाता है ना। और कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड साहित्य दिवस। अगले प्रश्न पे आ जाओ। गुमानी पंथ, देखो कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। गुमानी पंथ टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में थे, सही बात है। गुमानी पंथ जी की माता का नाम देवमंजरी, बिल्कुल ठीक है। गुमानी जी के गुरु का नाम हरिदत्त, बिल्कुल ठीक है। तो सभी तो सही होगी। इसके अलावा ध्यान रखना, जो आपकी गुमानी पंथ है जॉर्ज गियर्सन इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, नारायण दत्त तिवारी। मुख्यमंत्री के बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्या कर चुका हूं, अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी नहीं करूंगा इसके बारे में चर्चा। हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है, तो किससे है, मुक्केबाजी से है। ठीक है, किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखना, हरिदत्त जो है, ठीक है, एशियाई खेल में, देखो एशियाई खेल में, एशियाई खेल में मुक्केबाजी में, ठीक है, मुक्केबाजी में पहला पदक जीतने वाला, पहला पदक जीतने वाले ये क्या है, हमारे बॉक्सिंग प्लेयर है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो जी, इतनी बात ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाले, पहले गोल्ड जीतने वाले जो मुक्केबाज हैं उनका नाम क्या है, पदम बहादुर मल, पदम बहादुर मल, पदम बहादुर मल हो जाएंगे। ठीक है, पदम बहादुर मल। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है, एक और बॉक्सिंग प्लेयर है हमारे पास, महिला है निवेदिता कार्की, निवेदिता कार्की पिथौरागढ़ की है। 2023 में इनको तीलू रौतेली पुरस्कार मिला। इसके अलावा एक और महिला याद रखोगे आप, निकिता चंद, निकिता चंद, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी बॉक्सिंग प्लेयर है, ये भी याद रखोगी। ठीक है, ये भी आपकी पिथौरागढ़ से। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस जनपद में है, देहरादून में है, ये बात याद रखो ना। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म, चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1934 में हुआ था। और कहां पे हुआ था, कहां पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था चमोली में। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म जो है चमोली में हुआ
1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाकी देखो चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्या है पर्यावरणविद है। 1964 में सबसे पहले इन्होंने जो है एक संगठन की स्थापना की थी 1964 में, और उस संगठन का नाम था, क्या था संगठन का नाम? दसौली ग्राम स्वराज मंडल। दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ग्राम स्वराज मंडल हो जाएगा। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी 1964 ईस्वी में। वहीं 1970 में बात करें तो 1970 में 1970 में इनके द्वारा एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था क्या? डालियों का दगड़िया। ठीक है, उसका नाम क्या था? डालियों का दगड़िया। डालियों का दगड़िया हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं कि जो चंडी प्रसाद भट्ट था, इनका चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो चंडी प्रसाद भट्ट की थी। वैसे पूरा आंदोलन जो है वैसे वो इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था, सच बात बोले तो, है ना। 26 आप सोचेंगे गौरा देवी तो थी, बिल्कुल गौरा देवी थी। गौरा देवी इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में, मुख्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस दिन वो पेड़ पे चिपकने वाली घटना हुई थी ना, उस दिन गौरा देवी थी मेन, है ना। बाकी ये चिपको आंदोलन, ये जो आंदोलन वन आंदोलन चल रहा था, 1970 से ही स्टार्ट हो गया था हमारे उत्तराखंड में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारे चंडी प्रसाद भट्ट कर रहे थे। ठीक, तो इन्हीं के द्वारा एक बनाया गया डालियों का दगड़िया बनाया गया। चिपको आंदोलन में और वनों में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और 1982 में इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। फिर भारत सरकार के द्वारा 1986 में 1986 में, कब? 1986 में भारत सरकार के द्वारा जो है इनको क्या दिया गया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया। फिर साल आते हैं 19, कब? 19 में नहीं, 2005 में। तो 2005 में भारत सरकार के द्वारा फिर से इनको एक बड़ा अवार्ड दिया गया। कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक, इसके अलावा देखो 2013 में इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसके अलावा 2019 में बात करें तो इनको जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो देखो ये चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में प्रमुख बातें हैं और ये प्रमुख पुरस्कार हैं इनके बारे में। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सबसे कम एसटी साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, सबसे कम कौन सा है आपका? हरिद्वार हो जाएगा। और वही सबसे ज्यादा एसटी साक्षरता रुद्रप्रयाग, बताया था ना आपको। ठीक है, तो पिछले 2 पेपरों से लगातार एसटी साक्षरता, उनकी जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए भाई। तो मिलान करिए। सबसे पहले देखो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH34, और इसी से एक रास्ता निकाला गया यमुनोत्री के लिए, तो NH134 हो जाएगा। बद्रीनाथ के लिए है NH7, और वहीं रुद्रप्रयाग से इसी मार्ग से क्या निकाले गए? केदारनाथ के लिए निकाला गया, तो NH107 हो जाएगा। 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कई बार बता चुका हूं, बी इज द राइट आंसर। शहर तथा उनके पौराणिक नाम बताने आपको और सही मिलान करना है, और मुझे बताओ कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले देखो, बागेश्वर को नीलगिरी कहते थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं? अग्नितीर्थ, है ना, नीलगिरी। कीर्तिनगर को बिलोली गांव, ये भी बिल्कुल ठीक है। किच्छा को किलपुरी कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और वहीं अगर कालसी की बात करें तो कालसी को बक्सी थोड़ी कहते, है ना। बक्सी किसे कहा जाता है? अभी बताया तो थोड़ी देर पहले, नानक मत्ता को। कालसी का पुराना नाम था कलकूट, कलकूट, या इसी को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध नगर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शुद्ध नगर कहते हैं। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा कुछ पुराने नाम, जैसे जसपुर को क्या बोलते थे? जसपुर को शाह जाफर जसपुर को कहा जाता था, ये पुराना नाम था। ठीक है, जसपुर का पुराना नाम। चक्राता का पुराना नाम क्या था? है एक चक्रा,
एक चक्रा, ये चक्राता का पुराना नाम था। ठीक है, बाकी कौसानी की बात करें, कौसानी का पुराना नाम क्या था? पिछले सेट में क्या था? ये बलना, क्या था? बलना। ठीक है, और बाकी किच्छा तो हुई गई, किलपुरी या दरो। ठीक है, उखीमठ का पुराना नाम, उखीमठ, उखीमठ का क्या था? ऊसामठ। उखीमठ का पुराना नाम क्या था? ऊसामठ था। चंबा का पुराना नाम, चंबा का पुराना नाम था चमऊ। क्या था? चमऊ। ठीक है, हनुमान चट्टी का पुराना नाम, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी, तो इसका नाम था वैशानक तीर्थ, वैशानक तीर्थ। ठीक है, हनुमान चट्टी का पुराना नाम ये हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी अल्मोड़ा का पुराना नाम, अल्मोड़ा को क्या बोलते थे? हैं? आलमनगर या राम क्षेत्र या राजाओं की घाटी। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। और ये है उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से कौन जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी हो जाएंगे। ठीक है, और आज की प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून जू मालसी डियर पार्क कहाँ है? वेरी इजी प्रश्न है ना, सोच रहे परसों ही गए हम वहां, है ना। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले जी, तो बाकी आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, और जैसे आजकल मैंने लगातार 2-3 दिन से 2-3 पेपर से क्या डाले हैं, क्या डाले हैं? पुराने नाम डाले हैं ना, तो उनको रिवाइज करते रहो बार बार, है ना, ताकि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।